Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to start our class 11th Sociology and the book is Introducing Society and the name of chapter is Sociology and Society, chapter number 1. बेसिकली इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे. ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट विल बी अवेलेबल वेरी सून. तो इस चैप्टर के अंदर आप ये समझोगे कि समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी और सोसाइटी, समाज के बीच में कनेक्शन क्या है और कैसे सोशियोलॉजी का मतलब कि स्टार्ट हुआ और क्या क्या चीज़ें वो हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने जा रहे हैं. सो लेट अस स्टार्ट. इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी. द टर्म सोशियोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय अगस्त कॉम्टे. अगस्त कॉम्टे का नाम आपने सुना ही होगा. ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी आए हैं और पॉलिटिक्स में भी पॉलिटिकल थ्योरीज भी इन्होंने बहुत सारी दी है. अ फ्रेंच फिलोसोफर एंड सोशियोलॉजिस्ट in 1839. he is known as father of sociology. और अगस्त कॉम्टे को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सोशियोलॉजी, as he is considered to be the first thinker who defined the scope of sociology as a discipline. क्योंकि ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सोशियोलॉजी को एक सब्जेक्ट के रूप में मतलब उजागर किया या एक सब्जेक्ट के रूप में उसका उद्भव किया. The word sociology is derived from the Latin word socius meaning कंपेनियन और एसोसिएट एंड द ग्रीक वर्ड लोगोस. ठीक है, सोशियस का मतलब तो होता है कंपेनियन या एसोसिएट, जुड़ा हुआ, जैसे समाज के अंदर सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. ग्रीक शब्द है लोगस मीन्स स्टडी और साइंस. दस द मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी. Science of society means how the society behaves, react on things, how the things happen in the society, what is the structure of the society. These all are the things which are generally discussed in the book of sociology. Sociology is the study of human life group and societies. तो समाज शास्त्र के अंदर हम लोगों के जीवन के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे उनका जीवन समाज से जुड़ा हुआ है. ग्रुप्स एंड सोसाइटीज़, ग्रुप्स की स्टडी करते हैं, सोसाइटीज़ की स्टडी करते हैं. ग्रुप्स कैन बी रिलीजियस और कल्चरल और इवन द अदर बेसिस कैन बी आल्सो देयर. इट्स सब्जेक्ट मैटर इज अवर ओन बिहेवियर एज सोशल बीइंग. और इस सब्जेक्ट को पढ़ना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये सब्जेक्ट हम ही से जुड़ा हुआ है. आफ्टर ऑल हम सब भी तो किसी ना किसी समाज के हिस्सा हैं. दैट्स वाई Sociology is the systematic or scientific study of human society and social behavior. तो समाजशास्त्र के अंदर हम एक साइंटिफिक स्टडी करते हैं ह्यूमन सोसाइटी की, सामाजिक जो इंसानों के द्वारा समाज बनाया गया है उसकी, और कैसे उस समाज के अंदर लोग एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं वो भी हम इसके अंदर स्टडी करते हैं. फ्रॉम लार्ज स्केल इंस्टीट्यूशन एंड मास कल्चरल टू स्मॉल ग्रुप एंड इंडिविजुअल इंटरेक्शन. और कैसे बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं से लोग जुड़ते हैं या बड़ी संस्थाएं लोगों को प्रभावित करती है या वो कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं वो भी हम इसके अंदर देखते हैं. सोशियोलॉजी स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी एज एन इंटरकनेक्टेड होल एंड हाउ सोसाइटीज एंड इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद ईच अदर. समाज शास्त्र के अंदर जनरली ये माना जाता है कि जो व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, वो समाज से जुड़ा हुआ है और कैसे वो समाज के अंदर इंटरेक्ट करता है एक दूसरे के साथ, समाज के अदर मेंबर्स के साथ, या कैसे वो सोसाइटी का पार्ट बन के अपनी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करता है वो भी हम सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं कि कैसे एक व्यक्ति का जीवन पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं उसकी सराउंडिंग्स, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, उससे इफेक्ट होता ही होता है. One of the tasks of sociology is to unravel the connections between a personal problem and a public issue. और सोशियोलॉजी का ये भी काम है कि जो एक व्यक्ति की समस्याएं हैं और जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो सबकी समस्याएं हैं, वो कैसे जुड़ी हुई है और कैसे उनके बीच में रिलेशंस फाइंड आउट किया जाता है. ठीक है, पर्सनल प्रॉब्लम कैन बी फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन इज अनएम्प्लॉयड. अब वो बेरोजगार है तो कहीं ना कहीं वो सोसाइटी पे भी प्रॉब्लम्स, इश्यूज होते हैं. ठीक है, तो वो हम सब स्टडीज करते हैं इसके अंदर सोशियोलॉजी की. इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड दैट द इंडिविजुअल इन मॉडर्न टाइम बिलोंग टू मोर देन वन सोसाइटी. और आज के वक्त में एक इंसान कई सारे समाज से जुड़ा हुआ होता है एक ही समय पे.
एंड हाउ सोसाइटीज आर अनइक्वल, और हर समाज अलग अलग है, हर समाज की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, नॉर्म्स भी अलग है, वे ऑफ टेकिंग थिंग्स भी अलग अलग है। Thus, sociology as a systematic study of society distinct from philosophical and religious reflections as well as our everyday common sense observations about society। तो सोशियोलॉजी क्या है? एक सिस्टमैटिक स्टडी है सोसाइटी की कि कैसे सोसाइटी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करती है, कैसे वो एक्शंस कंडक्ट करती है और कैसे उन एक्शंस के ज़रिए हमारा जो रोज़मर्रा का ज़िंदगी है वो इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि देखो, जब भी सोसाइटी कोई डिसीजन लेती है उससे हम एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी फ़र्क तो हम पे भी पड़ेगा ना। द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, सी राइट मिल्स rests his vision of the sociological imagination precisely in the unraveling of how the personal and the public are related। कहने का मतलब सी राइट विल कहते हैं कि सोशियोलॉजी एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि कैसे एक व्यक्ति और एक समाज आपस में जुड़ते हैं। क्योंकि देखो, जो समाज होता है वो भी इंडिविजुअल्स का ही ग्रुप होता है, इंडिविजुअल से ही बनता है। तो जब इंडिविजुअल से बनता है तो ये तो जाहिर सी बात है कि इंडिविजुअल भी उसका पार्ट कहीं ना कहीं तो होंगे, चाहे डायरेक्ट और चाहे इनडायरेक्ट। द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन अनेबल अस टू ग्रैस्प हिस्ट्री एंड बायोग्राफी एंड द रिलेशंस बिटवीन द टू विद इन द सोसाइटी। और जो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशंस होती है वो हमारी मदद करती है किस चीज़ में, ये समझने के लिए कि क्या इतिहास के अंदर व्यक्ति और समाज के बीच क्या रिलेशंस था, या दो समाज के बीच में क्या रिलेशंस थे, कैसे एक समाज के ग्रुप दूसरे समाज के ग्रुप से कोरिलेट करते थे। The most fruitful distinctions with which the sociological imagination work is between the personal trouble of the milieu and the public issue of social structure। तो देखो, अब पर्सनल ट्रबल, जब हम किसी प्रॉब्लम में हैं या हम किसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो पब्लिक इश्यूज भी हो जाते हैं कई बार, या सोशल स्ट्रक्चर भी उससे क्या होता है, इफेक्ट होता है सोसाइटी का। जैसे फॉर एग्जांपल कि इंटरकास्ट मैरिजेज आर जनरली चैलेंज बाय सम ऑफ द इंडिविजुअल्स बिकॉज दे क्योंकि सोसाइटी उसको कई बार रिटेलिएट करती है, रोकती है करने से। हालांकि आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत फ्रीडम देता है। तो कई बार जब लोग उसको क्या नाम ख़त्म करने की बात करेंगे या कुछ करने की बात करेंगे, उसमें परिवर्तन लाने की बात करेंगे, तो जो समाज का स्ट्रक्चर होगा वो भी परिवर्तित होगा। यही सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है कि इंडिविजुअल्स के एक्शंस, इंडिविजुअल्स की समस्याएं कहीं ना कहीं सोसाइटी से जुड़ी हुई होती हैं। ट्रबल्स ओकर विद इन द कैरेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल, अब प्रॉब्लम या तो व्यक्ति के अंदर होंगी विद इन द रेंज ऑफ हिज इमीडिएट रिलेशंस विद अदर, या फिर उन्हीं लोगों से होंगी जो उसके रिश्तेदार हैं। और अगर व्यक्ति की समस्या अपने से नहीं है और अपने रिश्तेदारों से नहीं है तो फिर उसकी समस्या उन लोगों से होगी जो समाज का हिस्सा है, जो उसके से जुड़े हुए नहीं है डायरेक्ट वे में। They have to do with his self and with those limited areas of social life of which he is directly and personally aware। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आई एम अ टीचर फॉर एग्जांपल, और मेरे को कोई समस्या है, तो अब मेरे को समस्या और मैं फोकस नहीं कर पा रहा चीज़ों के ऊपर, तो उससे क्या होगा, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं उन्हें भी इस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा। यही सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है। इसमें सी राइट मीन्स यही कहना चाहते हैं कि एक व्यक्ति कहीं ना कहीं समाज से जुड़ा हुआ है और एक व्यक्ति की समस्याएं भी समाज को प्रभावित करती है, समाज पे उसका इफेक्ट पड़ता है। इश्यूज हैव टू डू विद मैटर्स दैट ट्रांसेंडेड दीज लोकल एनवायरनमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंड द रेंज ऑफ इनर लाइफ। और देखो, हम मेनली उन इश्यूज पर चर्चा की जाती है जो एक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं और जो जिसका प्रभाव समाज पे भी पड़ने जा रहा है या इनर लाइफ पे पड़ेगा, उस पे मेनली चर्चाएं की जाती हैं। द फैक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री आर आल्सो फैक्ट्स अबाउट द सक्सेस एंड द फेलियर ऑफ इंडिविजुअल मैन एंड वुमेन। और जब हम इतिहास में पढ़ते हैं कि कैसे व्यक्ति या संस्था के जो उनके द्वारा मैन या वुमेन के द्वारा जो एफर्ट्स किए गए हैं सोशियोलॉजिकल परिवर्तन लाने के लिए, कई बार वो सक्सेसफुल होते हैं और कई बार फेल होते हैं, उन्हें रिटेलिएट किया जाता है। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लिबर्टी के लिए लोग आगे आए थे, मांग करी महिलाओं ने वियतनाम वॉर के अंदर, या ये सब चीज़ें जो हैं
तो कई बार सक्सेसफुल रूप में चीजें सामने आती है और कई बार फेलियर्स में, और कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से, समाज से जुड़ी हुई हैं। When a society is industrialized, जब एक सोसाइटी का उद्योगीकरण हो, मतलब फैक्ट्रीज लगाई जाए। दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले, सबसे पहले इंग्लैंड में आया था। A peasant become a worker, a feudal lord is liquidate और becomes a businessman। तो देखो जब समाज का परिवर्तन होता है, सोसाइटी बदलती है, फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियलाइज्ड हो रही है, तो जो एक फ्यूडल था, एक वर्कर था, वो क्या बन जाता है, अ फ्यूडल लॉर्ड इज अ लिक्विडेट और बिकम अ बिजनेसमैन। तो जो एक मजदूर था वो तो एक वर्कर बन जाता है, जिसे हम कैजुअल या रेगुलर सैलरी वर्कर कहते हैं। और जो एक फ्यूडल था, जो दूसरे की मेहनत खा रहा था, अब वो बिजनेसमैन बन जाता है। कहने का मतलब जब सोसाइटी परिवर्तित होती है, मान लो फॉर एग्जांपल उद्योगीकरण आया, तो जो कल तक मजदूर था, जिसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, पीजेंट था, वो आज वर्कर कहलाने लगता है। और जो एक फ्यूडल लॉर्ड था, जो बिना मेहनत करे मजे ले रहा था, पैसे कमा रहा था पीजेंट्स के जरिए, वो अब एक बिजनेसमैन कहलाने लगता है। Neither the life of an individual nor the history of a society can be understood without understanding both। तो देखो एक व्यक्ति या एक समाज के इतिहास को या एक व्यक्ति के इतिहास को जब भी समझा जा सकता है जब आप इस समाज की स्टडी करेंगे। उसी से ही तो आपको पता चलेगा कि इस समाज का फॉर्मेशन या एस्टेब्लिशमेंट या नींव क्या है। तो कहने का मतलब समाज और व्यक्ति एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। प्लूरैलिटीज एंड इनइक्वालिटीज अमंग सोसाइटीज। अब देखो हर समाज के अंदर अलग अलग नॉर्म्स हैं, हर कास्ट के नॉर्म्स अलग है, हर रिलीजन के नॉर्म्स अलग है, और हर किसी समाज के अंदर, वर्ग के अंदर इनइक्वालिटीज भी हैं, किसी भी चीज़ की हो सकती हैं। इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वी बिलोंग टू मोर देन वन सोसाइटी। आज के दौर में हम लोग एक सोसाइटी से ज़्यादा सोसाइटीज से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आई एम अ डॉक्टर, तो मैं एक तो अपनी सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूँ, और एक मैं प्रोफेशनल सोसाइटी, मेरी क्या हो गई, डॉक्टर्स का ग्रुप, उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। वी मे यूज द टर्म अवर सोसाइटी टू डिनोट अ लिंग्विस्टिक और एथनिक कम्युनिटी। हम अवर सोसाइटी कब बोलते हैं, हमारा समाज। हमारा समाज मतलब वो लोग जो हमारी भाषा बोलते हो, लिंग्विस्टिक, या हमारी एथनिसिटी, हमारी वैल्यूज रखते हो, सेम वैल्यूज जो हम रखते हैं, या रिलीजियस, कास्ट और ट्राइबल सोसाइटीज, रिलीजियस बेस पे हमारे जैसे हो, कास्ट के बेस पे हमारे जैसे हो, या ट्राइबल बेसिस पे हमारे जैसे हो। दिस डाइवर्सिटी मेक डिसाइडिंग विच सोसाइटी वी आर टॉकिंग अबाउट डिफिकल्ट। तो अब हमें यहाँ पे ये समझने में नहीं आ पाता कि हम किस समाज की बात कर रहे होते हैं, कि वो लोग जो जस्ट हमारी जैसे हैं, मीन टू से कि फॉर एग्जांपल आई एम स्पीकिंग हिंदी और समवन आल्सो स्पीकिंग हिंदी, तो कि हम दोनों का जो समाज है वो सेम है। यहाँ समझने की बात यही है, मैं तो उसको जानता भी नहीं, फिर भी हम दोनों एक ही समाज के लोग हैं। The philosophical and religious thinking is concerned with the moral and immoral aspect of human behavior, the desirable way of living about a good society etc based on the observation and experience। देखो फिलोसफिकल, दार्शनिक और धार्मिक थिंकिंग एक कंसर्न है मोरल और इमोरल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर का। एक व्यक्ति है वो इन चीज़ों को सकारात्मक वे में गेन करता है तो वो मोरल वैल्यूज़ को डेवलप करता है, और अगर वो दूसरे वे में इनको इनटेक कर रहा है तो वो इमोरल वैल्यूज़, और उसका एक व्यक्ति का बिहेवियर भी उसके आसपास की ऑब्जर्वेशन से, एक्सपीरियंस से ही जस्टिफाई होता है। एक व्यक्ति जैसा चीज़ों को ऑब्जर्व करता है उसका बिहेवियर समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति वैसा ही होता है। These thinking are based on the norms and values as they ought to be in the society। और हर समाज के अंदर इसी तरह की कुछ ना कुछ मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, तभी तो हर समाज डिफरेंट है। अगर सभी समाज के नॉर्म्स और वैल्यू सेम हो जाएंगी तो फिर डिफरेंशिएशन करना तो अलग अलग सोसाइटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगा। इट इज़ अबाउट मॉडलिंग अ गुड सोसाइटी एंड डिफरेंशिएटिंग इट फ्रॉम अ बैड सोसाइटी। और देखो अच्छे समाज और बुरे समाज में फ़र्क क्या होता है, नॉर्म्स का, वैल्यूज़ का और एक्शंस का।
कि कैसे एक सोसाइटी चीज़ों को डील कर रही है दूसरी सोसाइटी के कंपैरिजन में। अगर एक सोसाइटी के नॉर्म्स अच्छे हैं, उसके एक्शंस अच्छे हैं, बाकी सब चीज़ें बढ़िया हैं, तो उस सोसाइटी को हम गुड सोसाइटी कहेंगे। और अगर एक सोसाइटी में इन सब का रिवर्स है तो वी विल कंसिडर दैट सोसाइटी आ बैड सोसाइटी, बिकॉज दैट टाइम इट्स रिस्ट्रिक्ट द इंडिविजुअल्स टू एंजॉइंग देयर फंडामेंटल राइट्स और टू एंजॉय देयर फ्रीडम। सोशियोलॉजी आल्सो स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी एंड एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो समाज शास्त्र के अंदर आप इंसान का समाज से कैसे जुड़ाव है वो भी पढ़ते हैं, और इंसान का बिहेवियर ऐसा क्यों है वो भी पढ़ते हैं। बट इट इज़ नॉट अबाउट द नॉर्म्स एंड वैल्यूज एज दे ought टू बी। पर जनरली हम सोशियोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि भाई समाज के अंदर नॉर्म्स पढ़ लो और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ लो और हो गया कि हाँ सोशियोलॉजी पढ़ लिया हमने। नहीं, सोशियोलॉजी का मेन मतलब यह है आपको ये समझाना कि कैसे हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में अपने एक्शंस, अपनी हर चीज़ सोसाइटी से जुड़े हुए हैं और चीज़ें कैसे सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। As a discipline, it is concerned with the way the norm and the values functions in actual societies based on observation and finding collected। और एक सब्जेक्ट के रूप में जब आप सोशियोलॉजी को पढ़ते हो तो बेसिकली आप ये समझने की कोशिश करते हो कि वो कौन से नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं जो सोसाइटी के फंक्शंस को जस्टिफाई करते हैं, और वो कौन सी ऑब्जर्वेशंस हैं या कौन से एस्पेक्ट हैं जिन पे सोसाइटीज़ अपने डिफरेंट नॉर्म्स और वैल्यूज़ को इस्टेब्लिश करती है दूसरों के कंपैरिजन में, और कैसे वो अपने आप को डिफर बनाती है दूसरी सोसाइटी से। इंपेरिकल स्टडी ऑफ सोसाइटी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ व्हाट सोशियोलॉजिस्ट डू। तो इंपेरिकल मतलब एक बड़े स्केल पे जाके जो समाज शास्त्री होते हैं या जो गहराई में जाके समाज को समझने की कोशिश करते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सोसाइटी की स्टडी का। When sociologists are studying society, they must be willing to observe and collect findings whether it is to their liking or not। और कई बार जब सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो समाज की स्टडी करने जाते हैं तो वो उन एस्पेक्ट को, उन चीज़ों को कवर करने की कोशिश ज़रूर करते हैं जो कहीं ना कहीं उनसे भी जुड़ी हुई हैं, और उन चीज़ों पे खासकर ध्यान देते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है, या जो उन्हें पसंद नहीं है मतलब उन्हें वो ठीक नहीं लग रहा है पर सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर रही है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक व्यक्ति को ठीक नहीं लगती पर सोसाइटी उनको मानती है और अपने डेली के जो नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें उसको इम्प्लीमेंट करती है। सोशियोलॉजिकल थिंकिंग इज बाउंड बाय साइंटिफिक प्रोसीजर्स। और देखो जो भी आप सोचते हो वो अगर साइंटिफिक वे में सोचोगे तो ज़्यादा अच्छा है, तभी आप सोसाइटी के बेहतर स्ट्रक्चर को समझ पाओगे। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज में से एक फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। मीन टू से कि जब आप चीज़ों को सोचो तो साइंटिफिक वे में सोचो ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। द स्टेटमेंट दैट सोशियोलॉजिस्ट अराइव एट शुड बी थ्रू ऑब्जर्वेशंस of certain rules of evidence that allow other to check or repeat to develop the finding further। और जिन भी परिणामों पे सोशियोलॉजिस्ट पहुंचे हैं समाज की स्टडी करने के बाद, उन परिणामों को या उन एक्शंस को, उन फैक्ट्स को हम आज भी यूज कर सकते हैं चीजों को फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए। क्योंकि देखो भले ही सोसाइटी का स्ट्रक्चर टाइम टू टाइम ट्रांसफॉर्म होए, चीजें बदले, पर कुछ ना कुछ चीजें होती है जो सोसाइटी में बहुत लंबे समय तक कांस्टेंट रहती है और सोसाइटी उन्हें रेजिस्ट करती है कि इनमें कोई भी परिवर्तन किसी भी तरीके का नहीं लाना है। सोशियोलॉजिकल नॉलेज एंड कॉमन सेंस नॉलेज। देखो सोसाइटी की नॉलेज और अपना स्वयं का विवेक, अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं। द कॉमन सेंस नॉलेज दैट वी हैव आर बेस्ड ऑन अवर नेचुरलिस्टिक एंड और इंडिविजुअलिस्टिक एक्सप्लेनेशन। जो हमारी कॉमन सेंस होती है वो या तो हमें प्राकृतिक वे में सोचने पे चीजों को प्रोमोट करती है, नेचुरलिस्टिक होती है, या फिर इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन, व्यक्ति अपने हिसाब से चीजों को ऑब्जर्व करता है। It is acquired from a particular viewpoint, the viewpoint of social group and the social environment that we are socialized to। और जो हमारी कॉमन सेंस होती है वो किस तरह विकसित होती है? जिस समाज से हम जुड़े हुए हैं, जिस भी तरह के लोग हमारे चारों तरफ हैं जो हमें सोशलाइज्ड कर रहे हैं। दिस नॉलेज इज गेन्ड फ्रॉम आवर ऑन एक्सपीरियंस ऑफ सोसाइटी। और ये जो कॉमन सेंस वाली चीज है ये आप कैसे डेवलप करते हो? अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से, जो आप आसपास की चीजों को लेकर ऑब्जर्व करते हो।
A naturalistic explanation for behavior is based on the assumptions that one can identify natural reasons for behavior. और naturalistic explanation ये दी जाती है कि भाई एक व्यक्ति अपने behavior के लिए reasons ढूंढ लेता है, वो खुद जिम्मेदार है, उसको पता होता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है. For example, I am scolding someone, so I know that मेरे को उस टाइम पता होगा कि मैं इसको क्यों डांट रहा हूं. एक कारण तो ये हो सकता है, दूसरा कारण कि सोसाइटी ने मुझे ऐसा सिखाया हो कि तेरे को ये करना है. तो दो चीजें हो सकती हैं. अधिकतर मोस्ट ऑफ आवर एक्शंस आर बेस्ड ऑन नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड माइट लीड टू अनअटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज. जो अधिकतर हमारे एक्शंस होते हैं वो नेचुरलिस्टिक होते हैं, वो हमें सोसाइटी नहीं सिखाती. जनरली जो भी हम चीजें करते हैं वो हमारे अंदर से चीजें आती हैं और हम खुद उसको जस्टिफाई करते हैं और खुद उसको करने लगते हैं. और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो कई बार क्या होते हैं, बहुत बुरे हो जाते हैं कि सोसाइटी को भी समस्या होने लगती है और हम एज अ इंडिविजुअल जिसने वो एक्शन किया है उसको भी समस्या होती है. कॉमन सेंस इज नॉट रिफ्लेक्टिव एंड डजंट क्वेश्चन इट्स ओन ओरिजिन. और कॉमन सेंस कहीं दिखाई नहीं देती ना, इसका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर है, तो इंटेंजिबल है, विद इन अस एग्जिस्ट करती है और हर पर्सन टू पर्सन ये डिफर करती है और इसका कोई ओरिजिन भी नहीं है. ये नेचुरलिस्टिक है और जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस गेन करते जाते हैं हमारी कॉमन सेंस विकसित होती जाती है. उस टाइम हमें पता लग जाता है कि सही गलत का फर्क क्या है. Sociology, on the other hand, breaks away from common sense observation and ideas. पर सोशियोलॉजी क्या है, कॉमन सेंस से अलग है क्योंकि वो समाज की बात करती है, वहां इंडिविजुअल के विवेक मैटर नहीं करते. इट वर्क ऑन मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन एंड अनसस्पेक्टेड कनेक्शंस ऑफ आवर एक्शन विद आवर बिहेवियर. और ये किसकी बात करती है सोशियोलॉजी, कि हम अपने एक्शंस के लिए कैसे जिम्मेदार है, कैसे हमने वो एक्शंस किए हैं और उन एक्शंस का समाज से कैसे इंटरकनेक्शन है. वो सब चीजें हम सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं. Sociological thinking is based on why I hold a specific view about a particular behavior or a social issue. सोशियोलॉजिकल थिंकिंग किस पे बेस होती है, कि उन चीजों पे सोचना कि मैं ऐसा ही क्यों सोच रहा हूं किसी चीज के ऊपर, मेरा दूसरा नजरिया क्या होगा इसके लिए, अ पर्टिकुलर बिहेवियर और अ सोशल इशू. This systematic and questioning approach of sociology is derived from a broader tradition of scientific investigation. और ये चीजें कैसे की गई हैं, मतलब कंसेप्ट में लाई गई हैं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस के जरिए कि ये एक्शंस करने से क्या होगा, एक व्यक्ति ऐसा एक्शंस कब करता है. तभी तो साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो भी विकसित किया गया है इसी के साथ साथ, और इसको सोशल साइंस डिसिप्लिन के अंदर. इंटेलेक्चुअल आइडियाज इनटू मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी. Sociologists and social anthropologists sought to categorize society into types. कई बार जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, जो समाजशास्त्री होते हैं, वो क्या करते हैं, सोसाइटी को कैटेगराइज करते हैं अलग अलग टाइप्स में उनके डेवलपमेंट स्टेजेस के बेस पे. These features reappears in the 19th century in work for early socialists अगस्ट कॉम्टे, कार्ल मार्क्स और हर्बर्ट स्पेंसर. इन्होंने भी इसी तरह सोसाइटी के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है अलग अलग स्टेजेस में. जैसे कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिस्ट थ्योरी में 3 स्टेजेस बताई हैं कि सबसे पहले कैपिटलिस्ट लोग पीजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं समाज में, फिर दूसरी स्टेज में पीजेंट जो होते हैं वो वर्कर्स को, वो कैपिटलिस्ट लोगों को सत्ता छीन लेते हैं, फिर थर्ड स्टेज में जो पीजेंट्स लोग जिन्होंने सत्ता छीनी थी वो आपस में ही लड़ बैठते हैं. इस तरह से सोसाइटीज को कहीं ना कहीं हर बार किस में दर्शाया जाता है, स्टेजेस में, कि सोसाइटी के अंदर पहले ये स्टेज आएगी, फिर ये होगा, फिर ये होगा. Efforts were therefore made to classify different type of societies on the basis, for instance. तो इसी तरह अलग अलग तरह के समाज बने हैं उनके फॉर्मेशन के बेसिस पे. टाइप्स ऑफ प्री मॉडर्न सोसाइटीज सच एज हंटर एंड गैदर. हंटर और गैदर्स की सोसाइटीज होती थी, पास्टोरल जो जानवरों को चरवाह होते थे, एग्रीगेरियन सोसाइटी होती थी, या नॉन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन. इन सब पे सोसाइटीज को बांटा जाता था. टाइप्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज सच एज द इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज. और आधुनिक जो औद्योगिक सोसाइटीज हैं वो पूरी तरह से अलग है, उसमें व्यक्ति का अस्तित्व थोड़ा कम है और जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनका अस्तित्व थोड़ा ज्यादा है. डार्विन आइडियाज. डार्विन भी एक, चार्ल्स डार्विन, इनके बारे में आपने सुना भी होगा, बहुत सारी किताबें लिखी है इन्होंने.
Society was compared with living organism and efforts were made to trace its growth through stages comparable to those of organic life. तो डार्विन कहते हैं कि जो समाज है वो बहुत सारी स्टेजेस में बटा हुआ है और हम जब कंपेयर करते हैं चीजों को तो तभी हमें पता चलता है कि सोसाइटी का फॉर्मेशन और उसका स्ट्रक्चर कैसा है. This way of looking at society as a system of parts with given function influence the study of family, school, etc. तो क्या होता है जब हम सोसाइटी को सिस्टमेटिक वे में स्टडी करते हैं और स्टेप वाइज स्टडी करते हैं और पार्ट्स में स्टडी करते हैं तो जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है फैमिली, स्कूल्स, ईटीसी ये सब बदलता है. जैसे फॉर एग्जांपल पहले जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट था, फिर न्यूक्लियर फैमिली आ गई कंसेप्ट, ठीक है ना. स्कूल्स का स्ट्रक्चर भी बदल रहा है धीरे धीरे. The intellectual ideas that went into the making of sociology have a direct bearing on how sociology study empirical reality. और कई बार जो इंटेलेक्चुअल आइडियाज होते हैं वो हमें इस चीज पे सोचने पे मजबूर करते हैं कि कैसे कौन सी वो चीजें हैं जो हमें मजबूर करती है एम्पेरिकल रियलिटी को जानने के लिए समाज की, कि समाज के अंदर हकीकत में क्या है और कौन सी चीजें समाज के द्वारा बनाई गई हैं और चीजों में कैसे परिवर्तन आता है. द एनलाइटमेंट एंड यूरोपियन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट ऑफ द लेट 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी में जब यूरोप में आप जानते हो ये फ्रांस रिवॉल्यूशन या और जो चीजें हो रही थी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की बातें, वो एक तरह का एनलाइनमेंट था ताकि सोसाइटी के अंदर परिवर्तन आए. एम्फेसाइज रीजन और एंड इंडिविजुअलिज्म. There was also great advancement of scientific knowledge and a growing convictions that the method of the natural sciences could be एक्सटेंडेड टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन अफेयर्स. और उस टाइम इतना ज्यादा परिवर्तन आ रहा था चीजों के अंदर, इतना ज्यादा डेवलपमेंट आ रहा था कि ये कहा जाने लगा कि जो ह्यूमन लाइफ है, जो सोसाइटी है जिससे एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है, वो क्यों ना उसके अंदर हम साइंटिफिक फैक्ट्स या मूल्यों की बात करें ताकि हम समाज को और अच्छा बना सके, इंसानों की ह्यूमन लाइफ को भी और अच्छा बना सके. अगस्त कोम्टे बिलीव्ड दैट सोशियोलॉजी वुड कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी. अगस्त कोम्टे का ये मानना था कि जो समाज शास्त्र है वो मदद कर सकता है ह्यूमैनिटी, इंसानियत को प्रमोट करने में और एक अच्छा समाज बनाने में, क्योंकि समाज शास्त्र एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए आप क्या समझ सकते हो समाज की कमियों के, समाज के स्ट्रक्चर के, समाज के अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितनी रिगिडिटी है, वो सब आप सोशियोलॉजी के जरिए ही समझ सकते हो. So this is our last heading for the part 1. The material issue into making of sociology. The system of capitalism become the driving force behind the growth of industrial manufacturing. कैपिटलिज्म, पूंजीवाद ही एक ऐसा कंसेप्ट था जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से हुआ, क्योंकि पूंजीवादी लोग हमेशा अपनी कॉस्ट को कम करना चाहते हैं बाय इन्वेस्टिंग मोर, और उससे क्या होगा, उनका प्रोडक्शन ज्यादा होगा और लागत कम आएगी. पर याद रखना कैपिटलिज्म कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन भी इन्वॉल्व करता है. The market acted as the key instrument of productive life, and goods and services and labor become commodity whose use was determined by rational calculations. तो बाजार क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है एक प्रोडक्टिव जीवन का. गुड्स सर्विसेज, जो मजदूर होते हैं वो लोग, वो कमोडिटीज बन जाते हैं. इवन आप देख लो लेबर मार्केट में हम सब जो जॉब्स के लिए फॉर्म भरते हैं या वो चीजें जिस मिलती किसको है, जो ज्यादा मतलब काबिल है, जो सही से मेहनत कर रहा है. कहने का मतलब क्या है कि समाज के अंदर व्यक्ति की वैल्यूज या व्यक्ति का भी एग्जिस्टेंस तब कौन डिटरमाइन करता है कि उसका रेशनल कैलकुलेशंस कैसा है. रेशनल कैलकुलेशंस के जरिए हम व्यक्ति के एग्जिस्टेंस को समाज के अंदर मेजर करते हैं. The change industrialization brought about was far-reaching and changed the structure of pre-industrial society. जो आज औद्योगिकरण की वजह से पूरा समाज बदल गया है, वो अब से पहले वाले औद्योगिकरण के जैसा नहीं था. पहले वाला औद्योगिकरण जनरली क्या था, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी पे बेस्ड था, पर आज का तो मेन ये है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी हो और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो और लागत क्या हो, कम आए. अर्बन सेंटर्स एक्सपेंडेड, धीरे धीरे शहर बढ़ रहे हैं और बड़े होते जा रहे हैं और नए नए तरह के सोशल इंटरेक्शंस भी आ रहे हैं. आज देखो समाज में लोग किस तरह से एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं. किसी भी बेसिस पे हो सकता है इंटरेक्शन, इधर सोशली इंटरेक्शन हो गया या ई मीडिया के जरिए हो गया या किसी भी वे में. और हर इंटरेक्शन के अंदर
हर इंटरेक्शन के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू या चीजें भी क्या है, पहले के समाज से परिवर्तित है, क्योंकि वक्त धीरे धीरे बदल रहा है। द फैक्ट्री वॉज प्रिसीव्ड एज एन आर्कटाइप ऑफ एन इकोनॉमिक रेजिमेंटेशन हिट हेरिटो नोन ओनली इन बैरिक एंड प्रिजन्स। और क्या होता है, जो फैक्ट्री होती थी उसको पहले क्या कंसिडर किया जाता था कि ये तो बस एक ऐसा तहखाना है जहां पे मजदूरों को क्या किया जाता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, उनसे 17-17 घंटे 15-15 घंटे काम करवाया जाता है, वेजेस कम दी जाती थी पहले। पर आज जैसे जैसे समय बदल रहा है, आप देखो फैक्ट्रीज का स्ट्रक्चर भी बदल रहा है। फैक्ट्रीज में काम करने के लिए जो लोग हैं उनके भी लेबर कानून बनाए जाते हैं या और चीजें। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि सोसाइटी कहीं ना कहीं अपने आप को वक्त के हिसाब से ढालती है, अपने नॉर्म्स को बदलती है, अपने पैटर्न को बदलती है। अनदर इंडिकेटर ऑफ द एमरजेंस ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज वाज द न्यू सिग्निफिकेंस ऑफ क्लॉक टाइम एज अ बेसिस ऑफ अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। और कुछ लोगों के लिए एक नया वो क्या था कि समय का इजाद होना, समय की पहचान होना, एक दिन में कितना समय है या क्लॉक टाइम, उससे भी समाज एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आता है। क्योंकि देखो जब हमें पता होता है किस टाइम हमें क्या करना है दिन में, तो चीजें क्या होती है, एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में आता है। इसी तरह समाज, जैसे आप कैलेंडर देखो, हर दिन का किस दिन छुट्टी होनी है, कैलेंडर के अंदर किस दिन क्या फेस्टिवल मनाया जाना है, वो सब पहले से ही प्री डिटरमाइंड कर दिया जाता है आने वाले साल का। उससे क्या होता है, जो सोशल स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रांग बनता है। फॉर सम लाइक मार्क्स द फैक्ट्री वाज ओप्रेसिव। मार्क्स तो आप जानते हो, जिन्होंने कैपिटलिज्म की थ्योरी दी, इन्होंने यही कहा है कैपिटलिज्म के जरिए कि जो पूंजीवादी लोग होते हैं वो पीजेंट्स, सर्वहारा वर्ग का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। Prior to the development of industrial capitalism, work rhythm were set up factories such as period of daylight. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, मशीनों के आने से पहले वर्क रिदम तय था कि इतने घंटे ये काम करेगा, फिर इतना रेस्ट लेगा, फिर दोबारा से काम करेगा। पर आज क्या है, आज तो देखो पूरे तरीके से स्ट्रक्चर ही बदल गया, दिन रात बस काम चल रहा है फैक्ट्री के अंदर, चीजें स्ट्रक्चर पूरा बदल गया। और इवन आज मशीनों की वजह से या इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से काम भी आसान हुआ है। Factory production implied the synchronization of labor. It began punctually or had a steady pace and took place for set hours and one particular day of the week. In addition to clock injected a new urgency to work. तो देखो ये जो घड़ी का इजाद हुआ, इसकी वजह से चीजें आसान हुई। अब एक मजदूर को पता है कि उसको कितने घंटे काम करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि भाई सुबह 7:30 बजे स्कूल जाना है और 1:30 बजे या 2 बजे हमारी छुट्टी हो जानी है। तो ये हमें पता है कि हमारा टाइम तय है कि इतने बजे से इतने बजे तक हमें दिन में काम करना है। उससे क्या हुआ है, आसानी हो गई है चीजों को ऑर्गेनाइज करने की, उनको हैपन्स करने की। तो रिलेवेंस ऑफ द स्टडी एंड द बिगिनिंग एंड ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी, यूरोप के अंदर समाजशास्त्र कैसे बढ़ा, ये हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स आप स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, यही हमारी मनोकामना है। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि हम भी ग्रो कर सके। और देखिए स्टूडेंट्स, अगर किसी पॉइंट से आपकी कोई भावना हर्ट हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। मेरी कोई इंटेंशन नहीं है किसी भावना को हर्ट करने की। चीज़ें लिखी हुई हैं, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, फिर भी कोई भावना हर्ट हुई है तो क्षमा मांगता हूँ मैं आपसे। बाकी आप स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, इस देश को अच्छा बनाइए, समाज को अच्छा बनाइए, यही हमारी मनोकामना है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। पार्ट 2 बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।